जाइंट नारियल। एक गांव में राजू नाम का एक नारियल बेचने वाला रहता था। राजू रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता। अरे भगवान की पूजा करता रहता है, कभी हमारे भी पैर छू लिया कर। पैरा पोना बाबूजी, अम्मा कहाँ है? आज तो अम्मा के पैर भी छूऊंगा। राजू बहुत जोर से अम्मा के पैर पकड़ लेता है। अरे मार डाला रे। अरे अम्मा, मैं तो पैर छू रहा हूँ। आज तक तूने कभी पैर नहीं छुए और अब जब पैर टूटा हुआ है तो तुझे पैर छूने की याद आ रही है। नाश्ता वगैरह करने के बाद राजू नारियल ठेले पर रखकर नारियल बेचने निकलता है। राजू अपना ठेला लेकर रामपुर जाने वाले रोड पर खड़ा हो जाता है। नारियल ले लो, नारियल चाहो तो खा लो, चाहो शरीर पे लगा लो, चाहो तो भगवान को चढ़ा दो, मात्र 50 रुपये का नारियल। राजू के ताजा मीठे नारियल लोग हाथों हाथ लेते। अरे भैया राजू, सब ठीक ठाक? हाँ चचा, बस आपकी कृपा है। शादी कराऊं तुम्हारी? बहुत बढ़िया सुंदर लड़की है। अरे चचा, मकान वगैरह ले लूं तब शादी कराना। अभी हमारे घर में बहुत भीड़ है, संडास जाने के लिए भी पौने घंटा इंतजार करना पड़ता है। तब तो भैया नहीं कराऊंगा शादी, एक नारियल दे दो बस। ऐसा कहकर आदमी चला जाता है। दिन भर में राजू की अच्छी बिक्री हो जाती। शाम को राजू पैसे और सामान लेकर घर पहुंचता। लो अम्मा, तुम्हारा बादाम का तेल। लो पापा, तुम्हारा माल। अरे ये थोड़ी हल्के में नहीं बोल सकता। इस तरह राजू के परिवार की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। राजू के घर के पड़ोस में कालिया नाम का आदमी रहता था। कालिया बहुत आलसी था, दोपहर तक पड़ा पड़ा सोता रहता। कालिया अपने घर से बाहर निकलकर आता है। अरे आज इतनी सुबह सुबह इतनी तेज धूप, और औरतें सुबह सुबह आदमियों को खेत पर खाना पहुंचाने जा रही हैं। कालिया भैया, 1 बज रहा है, सुबह का टाइम नहीं है। कालिया जब राजू का खुशहाल परिवार देखता तो कालिया को बहुत जलन होती। अरे जब मैं इतना आराम करता हूँ तो राजू मेहनत क्यों करता है? नारियल बेच बेच कर खूब पैसे कमा रहा है, इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कालिया रात में राजू के घर में घुस जाता है। राजू के घर पर सब सो रहे होते हैं। तभी राजू की अम्मा सपने में बोल पड़ती है। अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। कालिया डर जाता है। अरे यह बुढ़िया तो सोते हुए भी फिल्मी डायलॉग बोलती है। कालिया राजू के सारे नारियल और ठेला लेकर भाग जाता है। सुबह को जब राजू उठता है तो देखता है कि नारियल और ठेला गायब है। राजू गांव में जाकर हर जगह ठेला ढूंढता है, लेकिन उसे ठेला नहीं मिलता। अंत में एक मंदिर के सामने बैठकर राजू रोने लगता है। तभी मंदिर की देवी राजू के सामने प्रकट होती है और एक बड़ा सा नारियल उसे देते हुए कहती है, इस नारियल में एक टंकी लगी है। टंकी के ऊपर लगा बटन दबाने पर नारियल से जूस निकलता है और नारियल पर 3 गुम्मे मारने पर जूस निकलना बंद हो जाता है। राजू बड़ा नारियल लेकर बाजार में पहुंचता है और 20-20 रुपए में लोगों को जूस पिलाना शुरू कर देता है। लोगों को नारियल का जूस बहुत पसंद आता है और राजू की कमाई फिर से शुरू हो जाती है। राजू नई मोटरसाइकिल खरीद लेता है। कालिया को यह सब देखा नहीं जाता। अबे टंकी वाला नारियल कहां से उठा लाया? कोई बात नहीं, इसे भी चुरा लूंगा। कालिया रात में फिर से राजू के घर में घुस जाता है। घोड़े की चाल, बाजीराव की तलवार और राजू की अम्मा की नजर पर शक नहीं किया करते। अरे यह बुढ़िया तो हमेशा डरा देती है। कालिया राजू का बड़ा वाला नारियल उठाकर भाग जाता है। कालिया नारियल को एक नाव में रख लेता है और नारियल को लेकर दूसरे गांव में ले जाने लगता है। सुबह होने पर कालिया को प्यास लगती है।
अब जरा मैं भी नारियल से जूस पीकर देखूं। राजू नारियल की टंकी खोल देता है। टंकी से जूस निकलने लगता है, लेकिन कालिया को टंकी बंद करनी आती ही नहीं थी। धीरे धीरे पूरी नाव जूस से भर जाती है और कालिया नाव सहित नदी में डूब जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जादुई भैंस खिलौना। यह है लखन और उसका मामा तिवारी। दोनों मामा भांजे एक नंबर के ठग हैं। हर वक्त नया नया वेश धारण करके भोले भाले लोगों को लूटा करते हैं। आज ये दोनों भिखारी बने हैं। कुछ भीख दे दो बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ बेटी, अब बहुत भूख लगी है, गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ, हमें कुछ खाने को दे दो। आइए, अंदर आइए। उस दयालु औरत ने दोनों को भिखारी समझकर घर के भीतर बुलाया और उन्हें घर में पका हुआ खाना परोसा। पर जैसे ही उस औरत का ध्यान हटा, लखन ने उस औरत के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार दिया और वो बेचारी बेहोश हो गई और उस औरत के सारे गहने और घर का कीमती सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामा, इस बार तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, मेरी नजर तो इससे भी बड़े बकरे पे है। कौन मामा? सेठ गिरधारी लाल। वो सुना? हाँ भांजे, उसके घर में करोड़ों का सोना है और वो सेठ निहायती मूर्ख है। बाबाओं के चक्करों में आसानी से फंस जाएगा। तो चलिए कल ही चलते हैं उसके घर। नहीं नहीं, इस बड़े बकरे के लिए मैंने अलग प्लान बनाया है। तिवारी मामा लखन को एक खाली गोदाम में ले गया। यहां क्यों लाए हो मामा? कितनी धूल मिट्टी है यहां। क्योंकि यहां वो चीज है जो हमें करोड़ों का सोना दिलवा सकती है। फिर मामा एक कोने में गया जहां कुछ ढका हुआ था। मामा ने उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये है जादुई भैंस। जादुई भैंस? जादू इसलिए कि ये हमारी सारी मनोकामना पूरी करेगी। और वो कैसे? फिर मामा ने लखन को अपनी सारी योजना अच्छे से समझाई। अरे वाह मामा, तुम ये लोमड़ी का दिमाग लाते कहां से हो? बस कर, इतनी भी तारीफ मत कर। अगले दिन मामा ने एक साधु का भेष बदला और उस जादुई भैंस के साथ सेठ गिरधारी लाल के बंगले के बाहर जा पहुंचा। लखन नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो भैंस के अंदर था। वो भैंस को चला रहा था। सेठ गिरधारी लाल और उसकी पत्नी घर के बाहर ही चाय पी रहे थे। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, महादेव के वरदान के साथ आया हूं तेरे कष्टों का निवारण करने वाला। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। प्रणाम महाराज। सदा खुश रहो, सुखी रहो बालक। बहुत चिंतित हो तुम, अपनी सारी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं अवश्य उनका निवारण करूंगा। अलाख निरंजन। जय हो महाराज। मेरी सिर्फ 2 ही समस्या है। एक मेरी सेहत, अधिक मोटापे के साथ मुझे कई बीमारियां हैं, और दूसरा मेरा बेटा जीवन। वो तो लगता है मेरी मेहनत से कमाए हुए धन को डुबा देगा। बस महाराज, यही 2 समस्याएं मुझे खाए जा रही हैं। तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, ये जादुई भैंस। ये मुझे स्वयं महादेव ने भेंट की है। तुम्हें इस भैंस की एक दिन अच्छे से सेवा करनी होगी और ये तुम्हारे सारे दुखों का समाधान कर देगी। अलाख निरंजन। सच में महाराज? 16 आने सच बालक। मैं कल इसी वक्त इस जादुई भैंस को वापस लेने आऊंगा। अलाख निरंजन। मामा जादुई भैंस को वहीं छोड़ के चला गया।
सेठ गिरधारी लाल अंधविश्वासी था। वो महाराज की बातों में फंस गया। वो जादुई भैंस की सेवा में जुट गया। राधा, देसी घी में रोटी और लड्डू बनाकर लाओ। उसकी पत्नी भोजन लेकर लौटी तो सेठ खुद अपने हाथों से जादुई भैंस को भोजन खिलाने लगा। अंदर से लखन वो खाना लेकर खूब चाव से खाने लगा। जब लखन का पेट भर गया तो उसने डकार मारी। बस करो बालक, मेरा पेट भर गया है। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुखों का निवारण भी करूंगी। तुम्हारी पहली समस्या तुम्हारी सेहत, उसके लिए तुम्हें रोज गांव के मंदिर के 3 परिक्रमा करने होंगे। 1 महीने में तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे बेटा। और तुम्हारी दूसरी समस्या धन, तो अब तक तुमने जितना धन कमाया वो अपने मंदिर में रख दो। मैं उसे रात में 10 गुना कर दूंगी। 10 गुना? हाँ, जिससे तुम्हें जिंदगी भर धन की समस्या नहीं होगी। सेठ ने अपना सारा धन मंदिर वाले कमरे में रख दिया और जादुई भैंस घर के बाहर खड़ी थी। रात के अंधेरे में लखन भैंस से बाहर निकला और मंदिर के कमरे में गया और सारा धन लूटकर भैंस के अंदर रख दिया। और फिर भैंस को चलाकर उस गोदाम की ओर चल पड़ा। यहां सुबह उठकर सेठ ने समझा कि उसके घर चोरी हुई है और उसने पुलिस को कॉल किया। उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। पुलिस वाले समझ गए कि यह किसी ठग का काम था और उन्होंने सब जगह उस ढोंगी बाबा की तस्वीर लगा दी। मामा और भांजे मुंह छुपाकर गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और वो पकड़े गए। सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हाँ, तू तो बहुत शरीफ है ना तिवारी। और ये तेरा भांजा लखन, ये तो दूध का धुला है। चलो थाने तुम्हारी सारी शराफत उतारता हूं। आखिर अंत में मामा भांजा पकड़े गए और उन्हें सजा हो गई।